हम लोग शुरू करेंगे टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बात समझे ना? ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन किसको कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक एटम का, तो बीच में इस तरह से न्यूक्लियस होगा और ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो कि क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता रहेगा। घूमेगा या नहीं घूमेगा? अब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से स्टार्ट करके वापस से इसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी एक कंप्लीट चक्कर करने में जो समय लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब यही बात देखो यहां पे लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ एनी ऑर्बिट इज नोन एज क्या? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। यानी किसी भी ऑर्बिट को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड चाहिए, जो समय चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझे? ठीक है। अब टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो टाइम पीरियड निकालने के लिए पहले वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के इक्वल होगा। अरे हाँ या ना? तो हम टाइम को डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तो एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सर्कल का सरकमफेरेंस के इक्वल। यानी जो डी है वो किसके इक्वल होगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, डी सरकमफेरेंस के इक्वल है। अब सरकमफेरेंस किसी भी सर्कल का किसके इक्वल होता है बताओ? 2 पाई आर। तो यहां पे 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब वही अगर हम बात करें वेलोसिटी को पहले v रहने दो, तो अगर हम बात करें t इज इक्वल टू, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर बाई क्या लिख सकते हैं? v। r यहां पे रेडियस को बता रहा है, तो nth मतलब कोई भी ऑर्बिट का रेडियस हो सकता है, तो rn बोल रहे हैं। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट का है तो r1 होगा। उसी तरह से सेकेंड ऑर्बिट में अगर तुमको टाइम पीरियड निकालना है तो r2 लोगे। उसी तरह से v को हम लोग क्या ले सकते हैं बताओ? vn। यानी फर्स्ट ऑर्बिट का अगर निकाल रहे हो तो vn होगा, सेकंड के लिए v2, थर्ड के लिए v3, इस तरह से निकालेंगे। हाँ या ना? अब तुम सबको ही को पता है रेडियस निकालने का एक जनरल फॉर्मूला था, वो था n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। यही था ना? और वही अगर हमको वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था? 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। ठीक है। बाई क्या था तुम्हारा? nh। यही था या नहीं था? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रेडियस और वेलोसिटी के जगह में ये वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आने वाला है। जो टाइम आएगा वो किसके इक्वल आ रहा है? तो 2 पाई आर। आर के जगह में क्या लिखोगे? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ठीक है। 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। यही था ना? ठीक है। और अगर वेलोसिटी का बात करें तो 4 नहीं था, यहां पे 2 होगा। यही है ना? 2 पाई स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट देखो वेलोसिटी के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बताओ? nh। अब जो यहां पे कैंसल होने लायक है उसको हम लोग कैंसल कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। पाई से पाई यहां पे कैंसल होगा कि नहीं होगा? अब बच क्या गया? देखो t इज इक्वल टू बोलेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे है 2 पाई m के z e स्क्वायर। होगा ना? ये मेन वाला डिवाइड है। यहां पे क्या है बताओ? 2 पाई स्क्वायर, सॉरी 2 पाई होगा, 2 पाई है। एक मिनट 2 पाई है ना यहां पे? ठीक है। इसको भी हटा दो, उसको भी यहां पे सुधार लेते हैं। 2 पाई होगा। चलो तो यहां पे आ जाएगा 2 पाई, फिर आ जाएगा यहां पे m के z e स्क्वायर बाई यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? nh। यही आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सोचो ये मेन वाला डिवाइड है, अगर इस नंबर को ऊपर लेकर के जाओगे तो ये उल्टा होगा कि नहीं होगा? कर दो उल्टा, तो यहां से आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा बताओ? nh। इसका नीचे में तो एज इट इज रहेगा ये 2 पाई m के z e स्क्वायर। ठीक है। और यहां पे अगर बात करोगे तो इनटू में फिर क्या आ जाएगा? 2 पाई m के z e स्क्वायर। यही आएगा या नहीं आएगा? अब यहां से अगर हम देखें तो टाइम पीरियड निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला निकल जाएगा। n स्क्वायर इंटू n क्यूब होगा कि नहीं होगा? इंटू h स्क्वायर, सॉरी h इंटू h स्क्वायर h क्यूब होगा कि नहीं होगा?
नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, के स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा और ई का पावर क्या होगा 4। अब देखो इस फॉर्मूला में अगर हम बात करें तो यहां पे n जो है वो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये क्या होगा वेरिएबल, ये क्या होगा कांस्टेंट। यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बताओ, n³ बाय z स्क्वायर। बस यही तुमको याद रखना है, टाइम पीरियड जो है वो n³ बाय z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही सवाल तुमसे पूछा जाता है, बात समझे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कभी निकालने के लिए नहीं देगा, जनरली बस इतना याद रखना कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक टाइम पीरियड जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो n³ बाय z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात नंबर 1, बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का। अब देखो फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको कहते हैं, पर सेकंड में, ठीक है, इसी को हम लोग एक यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। पर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन कितना बार कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है, कंप्लीट घूम रहा है, उसी को उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन 50 बार रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 50, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 50। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, बात क्लियर है, ठीक है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगा वो बेसिकली 1/t होगा, 1/ क्या होगा t। अब यही बात देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अराउंड दी क्या न्यूक्लियस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या बोल रहा है रेवोल्यूशन, और ये रेसिप्रोकल टू क्या होता है बताओ टाइम पीरियड। अब अभी हम कुछ देर पहले टाइम पीरियड निकाले थे, वो था ये n³ बाय क्या था h³, सॉरी n³ इंटू h³, नीचे में क्या था जी 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e का पावर 4। अरे हम टाइम के जगह में यही वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो चलो रख दो। तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, t यानी n³ h³, यहां पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है, e का पावर 4, ठीक है, k स्क्वायर m सॉरी z स्क्वायर और e का पावर क्या होगा 4। अब इसको ऊपर भेज दो तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये आ रहा है 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e का पावर 4 बाय क्या आ जाएगा बताओ n³ h³। अब यहां पे भी देखो 4 कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट। तो z स्क्वायर और n³ को छोड़ करके बाकी सब तो तुम्हारा कांस्टेंट ही है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी बताओ तो z स्क्वायर बाय n³, ठीक है। तो यही बात तुमको याद रखना है, टाइम पीरियड n³ बाय z स्क्वायर होता है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो z स्क्वायर बाय क्या होता है n³। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक बार इसको देख लो डेरिवेशन को। चलो इसमें तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, चलो सुनो अब, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो हम क्या बोल रहे हैं, जिस तरह से लाइट का 2 नेचर होता है उसी तरह से मैटर का भी कितना नेचर होता है 2 नेचर। एक को कहते हैं वेव नेचर और दूसरा को कहते हैं पार्टिकल नेचर, बात समझे, ठीक है। तो यही बात यहां पे लिखा हुआ है। अच्छा ये जो डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली, जिनका नाम क्या था डी ब्रॉगली। इसी वजह से चूंकि ये कॉन्सेप्ट डी ब्रॉगली दिए थे इसी वजह से इसको हम लोग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, बात समझे, ठीक है। तो पहला बात यही लिखा हुआ है, सिंस डिस्कवर्ड बाय डी ब्रॉगली सो इट इज नोन एज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। चूंकि ये डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे इसी वजह से इसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहा जाता है, पहला बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइंस्टीन जो है वो सजेस्ट किए थे कि लाइट जो है वो वेव के जैसा भी बिहेव करता है और पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लाइट का जो डुअल नेचर था ये कौन दिया था, आइंस्टीन बताया था, ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात करोगे दैट मीन्स इट हैज अ डुअल नेचर। ठीक है, लाइट का डुअल नेचर होता है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्टिकल भी पढ़ लिए और वेव भी पढ़ लिए। ठीक है, सेम इसी तरह से इन सिमिलर वे डी ब्रॉगली प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब होता है बताना। ठीक है, दैट एन इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक मटेरियल पार्टिकल एज वेल एज क्या वेव। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का मैटर है। ठीक है, तो जिस प्रकार से लाइट का दो नेचर होता है उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी कितना नेचर होता है? दो नेचर। ऐसा कहना था डी ब्रॉगली का। और वो दो नेचर कौन कौन सा होगा? एक होगा पार्टिकल और दूसरा क्या होगा? वेव। बात समझे? ठीक है, अब समझो, अगर हम बात करें कोई भी, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं पहले लाइट का डुअल नेचर का, अगर तुमको लाइट का एनर्जी निकालना है, क्या निकालना है? एनर्जी। तो लाइट का एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या होता है? MC स्क्वायर। तो ये तुम एनर्जी निकालने का फॉर्मूला कब यूज करोगे? जब लाइट जो है किसके जैसा बिहेव करेगा? वेव के जैसा। लाइट बिहेव्स एज कौन सा पार्टिकल बताओ जी? वेव पार्टिकल। किसके जैसा बिहेव करेगा? वेव पार्टिकल। बात क्लियर है? ठीक है, और अगर लाइट पार्टिकल नेचर मतलब वेव नेचर के जैसा बिहेव करेगा, वेव के जैसा बिहेव करेगा, तब एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होगा। M यहां पे मास को बता रहा है और C सब कोई को पता होना चाहिए। C यानी किसका बात हो रहा है? स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझे? ठीक है, आगे सुनिए। नेक्स्ट, अगर लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc बाई क्या? लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? जब लाइट बिहेव एज पार्टिकल। किसके जैसा बिहेव करेगा? पार्टिकल। अब सुनो ध्यान से, चाहे तुम ये फॉर्मूला का बात करो या फिर ये फॉर्मूला का बात करो, दोनों फॉर्मूला से तुमको एनर्जी मिलेगा। और किसका एनर्जी मिलेगा? लाइट का। अब जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो बताए थे लाइट को एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? फोटोन। यानी ये दोनों जो है ये किसका है? फोटोन का है। फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करने का। अब ये भी तुम्हारा एनर्जी ऑफ फोटोन बता रहा है और ये भी एनर्जी ऑफ फोटोन बता रहा है, यानी दोनों का जो LHS है वो सेम है कि अलग अलग है? तो RHS भी सेम होगा कि नहीं होगा? तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं कि MC स्क्वायर इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा। अरे हाँ या ना बाबू? यहां से C और C कटेगा कि नहीं कटेगा? अब यहां से तुमको एक वेवलेंथ निकालने का नया फॉर्मूला मिल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई MC। ठीक है, अब सवाल ये है ना कि सर ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे वेवलेंथ निकालने का? तो ये फॉर्मूला तुम तब यूज करोगे जब वेवलेंथ निकालना हो और तुमको फोटोन का मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फोटोन का मास। मान लो किसी क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग मास, ठीक है, और कुछ वैल्यू दे दिया है, तब तुमको वेवलेंथ निकालने के लिए यही फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे सर यहां पे आप सिर्फ M का बात किए, यहां तो H और C भी है। बाबू H और C तो पहले से कांस्टेंट है ना, H प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और C स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। H का वैल्यू भी पहले से फिक्स है और C का वैल्यू भी क्या है? फिक्स। अगर तुमको M पता चल जाए यानी मास ऑफ फोटोन पता चल जाए तो आराम से तुम वेवलेंथ निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूला है किसके लिए? वेवलेंथ के लिए। किसके लिए है? वेवलेंथ के लिए। और ये फॉर्मूला वेवलेंथ कैलकुलेट करने का कब का है बताओ तो? ठीक है, जब क्या दिया हुआ रहेगा? मास। ठीक है, कब दिया, क्या कब का है? व्हेन क्या रहेगा? मास ऑफ फोटोन इज गिवन। व्हेन मास ऑफ फोटोन इज गिवन। ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब फोटोन का क्या दिया हुआ रहेगा सर? मास। बात समझे? ठीक है, अब आगे सुनिए। नेक्स्ट, अब यहां से ना तुम एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुमको किसी भी फोटोन का वेवलेंथ पता है ना तो तुम उसका मास निकाल सकते हो। कैसे? M को उधर भेज दो और लैम्डा को इधर ले आओ तो H बाई क्या हो जाएगा? C लैम्डा। ये फॉर्मूला जो तुमको दिखाई दे रहा अभी, ये फॉर्मूला किसके लिए है बता तो? मास ऑफ फोटोन निकालने का। मास ऑफ क्या? फोटोन। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को फोटोन का क्या निकालना हो? मास। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे सुनो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोमेंटम, मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बता तो? P से। करते हैं या नहीं करते हैं? और मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बता तो?
मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना जी। तो हम लोग बोल सकते हैं मास इंटू क्या, वेलोसिटी। इसी को अभी हम लोग जनरल टर्म में बात करें, वेलोसिटी यानी स्पीड का बात हो रहा है, हाँ या ना। अगर हमको मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना हो, मोमेंटम ऑफ क्या, फोटोन, मोमेंटम ऑफ क्या निकालना हो, फोटोन। तो अगर हमको फोटोन का मोमेंटम निकालना हो तो इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। और फोटोन का मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बात को समझो, ठीक है। फोटोन का मोमेंटम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, फोटोन का मास रखना होगा। तो फोटोन का मास को क्या बोल रहे हैं, एम। और कोई भी फोटोन हमेशा कौन सा स्पीड से चलता है, लाइट के स्पीड से। और लाइट का स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी, यानी एम इंटू क्या हो जाएगा, सी। अब सुनो ध्यान से, लैम्डा निकालने का एक फॉर्मूला यही था ना, एच बाई एम सी, अरे हाँ या ना। अब बताओ यहां से एमसी के जगह में हम पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से एक और फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला, ये फॉर्मूला तुम क्या कब यूज करोगे, क्या कैलकुलेट करने का है बताओ, वेवलेंथ। क्या कैलकुलेट करने का, और वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए कब यूज करोगे, जब तुमको क्या दिया हुआ रहेगा बताओ, मोमेंटम दिया हुआ रहेगा। व्हेन क्या इज गिवन बताओ, मोमेंटम। व्हेन क्या इज गिवन, मोमेंटम इज गिवन। जब क्या दिया हुआ रहेगा सर, मोमेंटम। यहां से तुम फोटोन का मोमेंटम भी निकाल सकते हो, कैसे, अगर तुमको फोटोन का मोमेंटम निकालना है तो एच बाई लैम्डा, अरे होगा या नहीं होगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला होगा, एच बाई क्या, बस कहानी खत्म, ठीक है। अब तुम क्या किए, लैम्डा को इधर, सॉरी हाँ, पी को उधर भेज दिया और लैम्डा को इधर भेज दिया। यानी तुमको यहां से क्या क्या पता चला, अगर हमको किसी भी फोटोन का वेवलेंथ पता है तो उसका मास निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, m इज इक्वल टू एच बाई सी लैम्डा, ठीक है, जो कि यहां पे हम लोग अभी डिराइव किए थे, h बाई सी लैम्डा। अगर हमको किसी भी फोटोन का मास पता है तो हम उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी। अगर हमको किसी भी फोटोन का मोमेंटम पता है तब भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला h बाई पी। पी यहां पे क्या चीज को बता रहा है, मोमेंटम। अगर हमको किसी भी फोटोन का वेवलेंथ पता है तो उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। क्या मेरा बात समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? सुनिए अब बाबू, ये सब ना तुमको जनरली किताब में डिराइव किया हुआ नहीं दिखेगा, बट इन सब से कभी कभी जेई में अच्छा अच्छा सवाल पूछ लिया जाता है, तो सभी फॉर्मूला को याद रख लेना। बात क्लियर है? ठीक है, 4 फॉर्मूला बताए। अगर तुमको मास पता है, वेवलेंथ निकालना है तो h बाई एम सी, ठीक है। अगर तुमको मास निकालना है और वेवलेंथ पता है तो फॉर्मूला क्या होगा, h बाई सी लैम्डा, ठीक है। तुमको सिर्फ अगर तुम बात करोगे ना, ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी खुद से डिराइव होगा। मास निकालना है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू सी को मोमेंटम कहते हैं, तो m इंटू सी को p से रिप्लेस कर दोगे, मोमेंटम से रिप्लेस कर दोगे तो लैम्डा निकालने का फॉर्मूला होगा h बाई पी। ये फॉर्मूला अगर पता चल गया तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होगा h बाई लैम्डा। याद तुमको एक ही फॉर्मूला करना है, बाकी सब फॉर्मूला खुद ब खुद डिराइव हो जाएगा। बोलिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? जल्दी से ये वाला एक बार देख लो। चलिए अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब देखो, डुअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के जैसा बिहेव करेगा, पार्टिकल के जैसा भी और वेव के जैसा भी। अब ये क्या कहता है कि कोई भी पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन का ही लेकर के इसको समझते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, बात समझे, ठीक है, तो वो जो है ना, वो तुम्हारा एक तो पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करेगा और वेव के जैसा भी बिहेव करेगा, बात समझे, यानी पाथ में वेव बनाते हुए चलेगा। और जो मटेरियल पार्टिकल होता है ना, उसका जो वेव होगा उसको बोलेंगे मैटर वेव। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस पेन को हम कुछ वेलोसिटी के साथ में फेंके ना तो ये सीधा नहीं ट्रेवल करेगा, ये पाथ में थोड़ा बहुत वेव बनाते हुए चलेगा। और ये जो वेव बनाएगा उसका जो वेव बनाएगा उसको कहेंगे मैटर वेव। ये पार्टिकल जो वेव बनाएगा उसको क्या कहेंगे, मैटर वेव। और मैटर वेव का जो वेवलेंथ होगा ना, उसी को हम लोग मैटर वेवलेंथ या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। तो यही बात को बोला
कि कोई भी एक पार्टिकल अगर भी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, यानी कुछ स्पीड के साथ में मूव कर रहा है, तो वो पाथ में कभी भी सीधा नहीं चल सकता है, वो पाथ में वेव बनाते हुए चलेगा। और जो वेव बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे मैटर वेव। क्या कहेंगे? मैटर वेव। और मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है उसी को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब इसको ना तुम लोग अंदाज भी लगा सकते हो कि वाकई में जब कोई भी, ठीक है, सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल पार्टिकल कुछ वेलोसिटी के साथ में चलेगा तो वो हल्का फुल्का पाथ में वेव बनाएगा। सब लोग बचपन में साइकिल चलाए होंगे ना? अगर हम तुमको बोले कि साइकिल को तुमको चलाना है और हैंडल को पूरा टाइट पकड़ना है, वो हिलना ही नहीं चाहिए, क्या तुम लोग चला पाओगे? ठीक है, तुम भले हाथ को थोड़ा टाइटली मत पकड़ो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, पर भी तुम नहीं देखते हो कि हाथ थोड़ा बहुत घूमते रहता है? अब तुम इमेजिन करो तो अगर तुम हाथ को थोड़ा बहुत घुमाओ तो ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा बहुत वेव बनते जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बट ये जो वेव होता है ना, बड़ा बड़ा पार्टिकल के लिए इतना छोटा होता है कि तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते हो, इसी वजह से वो दिखाई नहीं देता है। बट जब भी कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा तो वो पाथ में कभी भी स्ट्रेट नहीं चल सकता है, वो पाथ में कैसे चलेगा? वेव बनाते हुए चलेगा। और जो वेव बनाएगा उसको कहते हैं मैटर वेव, और उसका वेवलेंथ को क्या कहते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब यही बात यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट व्हेन अ पार्टिकल इज इन मोशन दे ऑल्सो जनरेट वेव। अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो ये क्या जनरेट करता है? वेव जनरेट करता है। वेव एसोसिएटेड विथ मैटर, ठीक है, इज नोन एज मैटर वेव। ठीक है, कोई भी मैटर से जो वेव एसोसिएटेड होगा, यानी मैटर जो वेव बनाएगा उसको क्या कहेंगे? मैटर वेव। एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैटर इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और मैटर वेव्स का जो वेवलेंथ होगा उसको क्या कहेंगे बताओ? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब सुनो, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये निकालने का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई क्या? एम बी। तो जब भी तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई क्या? एम बी। अब सुनो, एच यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एच रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैंक्स कांस्टेंट। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करोगे एम, तो एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास। क्या चीज को? मास। और वी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी। क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब आगे सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा सवाल करने वाले हैं। जैसे पहला सवाल यहां पे दिया हुआ है, देखो, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 1/10 स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो तुमको क्या करना है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है? इलेक्ट्रॉन का, जो कि कौन सा स्पीड से मूव कर रहा है बताओ? 1/10 स्पीड ऑफ लाइट। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना उसका 1/10 पार्ट से वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब अगर हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई क्या? एम बी। अब एक बात समझ लो, जो तुम यहां पे मास रखोगे ना, वो मास हमेशा केजी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? केजी। और वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आगे सुनो, तो अगर हम यहां पे बात करें तो h हम सबको को पता है, h का वैल्यू होगा 6.63 इंटू 10 का पावर क्या बताओ? -34 जूल सेकेंड। यही होता है ना? अब यहां पे बात हो रहा है किसका? किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है? इलेक्ट्रॉन का। तो मास भी किसका रखोगे? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। अरे होता है या नहीं होता है? और v यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में बोला है 1/10 स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब 1/10 स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बताओ? 3 इंटू 10 का पावर 8। ठीक है, ये कटेगा तो 10 का पावर 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी 3 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? 7। बात क्लियर है? ठीक है, अब सबका वैल्यू को रख करके सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच, एच के जगह में क्या रखोगे? 6.63 इंटू 10 का पावर क्या? -34। ठीक है, m के जगह में 9.1 इंटू 10 का पावर क्या? -31 इंटू वेलोसिटी के जगह में रखोगे 3 इंटू 10 का पावर 7। अब ये कटेगा, 10 का पावर क्या बच जाएगा बताओ तो? -3। 10 का पावर -3। अब देखो इसको काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा
3, 10 का पावर 7 ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर क्या होगा -7, तो 2.21 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -3 इंटू 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाई 9.1 को अप्रोक्स क्या मान सकते हैं 9। अब इसको कर दो कैंसल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है 19 20 21 22 कितना बच गया 4, तो 9 4 जा 36, यही हो जाएगा। यानी लैम्डा का वैल्यू अप्रोक्स में कितना आ रहा है बताओ 0.24, क्योंकि दो जगह डेसिमल देना है ना। 10 का पावर -3, 10 का पावर -7, 10 का पावर क्या हो जाएगा -10, और यूनिट यहां पे क्या हो जाएगा बताओ मीटर। मीटर होगा, ये कैसे पता चल रहा है क्योंकि लाइट का जो स्पीड है वो कौन सा यूनिट में रखा गया बताओ मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली ये किस में आएगा मीटर में। अब अगर तुम इसको एंगस्ट्रम में बदलना चाहो, क्योंकि जितना भी वेवलेंथ होता है जनरली हम लोग एंगस्ट्रम में ही देखते हैं, तो बताओ जब एंगस्ट्रम को मीटर में बदलना होता है तो 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मीटर को एंगस्ट्रम में बदलना होगा तो उसी नंबर से क्या करेंगे डिवाइड, तो एंगस्ट्रम में कितना आ जाएगा बताओ 0.24, और यहां पे क्या लिख लोगे बोलो एंगस्ट्रम। तो इस तरह से हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल का या फिर किसी भी मैटर का। बोलो इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, पक्का ना। चलो अब ये क्वेश्चन में अगर दिक्कत नहीं है तो इसी तरह से एक क्वेश्चन ये है तुम्हारा, यहां पे बोला है कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ कार जिसका मास कितना है बताओ 2000, मूविंग विथ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। यानी एक कार का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है जिसका मास है 2000 केजी, वो 180 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो जल्दी से इसको निकालो। अच्छा देखो यहां जो स्पीड है वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, उसको तुम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, बात समझे ठीक है। ये वाला को पीछे, ये तुम फॉर्मूला याद रख लेना, और साथ ही साथ ये याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। हो गया। अब ये क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। चलिए आप लोगों ने बना लिया ना, चलो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखना यहां से एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अब यहां पे जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था बताओ 2000 केजी, यही है ना। वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर, यही है, बट हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ये कितना बार में कटेगा 10, तो 5 ये कितना आ जाएगा 50, यही होगा ना 50 मीटर पर सेकंड। अब आराम से हम लोग यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे, h बाई क्या हो जाएगा बोलो mv। h अगर तुम बात करोगे तो होगा 6.63 इंटू 10 का पावर क्या -34। मास का बात करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2000, आएगा या नहीं आएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। अब तुम इसको सॉल्व करो, लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 का पावर -34। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, इसके पास में पहले से 3 को जीरो था, प्लस में 50 के पास भी एगो जीरो था, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या हुआ, अरे देखो ना 5 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 10 लिख दिए, इसका 3 को जीरो को कुछ किए थे, वो एज इट इज लिखाया कि नहीं लिखाया, ठीक है, ये जीरो को कुछ किए तो ये भी एज इट इज लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब यहां पे देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 का पावर -34, और यहां पे क्या बच जाएगा बताओ 10 का पावर 5, ऊपर जाकर के 10 का पावर क्या हो जाएगा बताओ -5, 10 का पावर क्या हो जाएगा -5, तो यहां पे क्या आ जा रहा है देखो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 का पावर -39, यही आएगा कि नहीं आएगा, और यूनिट क्या लिखोगे मीटर, और एंगस्ट्रम में भी इसको बदले होगे तो 6.63 इंटू 10 का पावर -29 एंगस्ट्रम आया होगा। अब तुम सोचो एंगस्ट्रम ऑलरेडी बहुत छोटा होता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, अब एंगस्ट्रम में भी 10 का पावर -29 है, तो ये नंबर बहुत छोटा है, ये नंबर क्या है बहुत छोटा, ये बहुत छोटा है, इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतना छोटा है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, जब छोटा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाले तो एंगस्ट्रम में इसका ठीक ठाक वैल्यू आ गया, ठीक है, जब बड़ा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग निकाल रहे हैं तो एंगस्ट्रम में इसका वैल्यू जो आ रहा है वो काफी छोटा है। इसका मतलब तुम क्या बोल सकते हो, ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला कॉन्सेप्ट है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, छोटा पार्टिकल के लिए कि बड़ा पार्टिकल के लिए, छोटा पार्टिकल के लिए।
अब छोटा पार्टिकल में भी किसके लिए, जिसको तुम देख भी नहीं सकते हो, यानी माइक्रोस्कोप से जिसको देखा जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यही बात देखो इधर लिखा हुआ होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एप्लीकेबल फॉर क्या? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। किसके लिए एप्लीकेबल है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक कहने का मतलब क्या है? जिसको तुम देख नहीं सकते हो। बात क्लियर है ना? ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक मतलब जिसको हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कभी भी बड़ा पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वो हमेशा किसके लिए एप्लीकेबल है? छोटा पार्टिकल। या फिर तुम बोल सकते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? इलेक्ट्रॉन के लिए। बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां तक डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट बताए, जो क्वेश्चन बताए, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अगर कुछ दिक्कत है तो देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। यहां तक तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखने वाले हैं किसके टर्म में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। किसके टर्म में देखेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ देखने वाले हैं। देखो, अब तुम सब कोई को पता होगा काइनेटिक एनर्जी अगर तुमको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? हाफ mv स्क्वायर। बहुत अच्छे। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या कहेंगे सर? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय m ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड हम लोग m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों साइड यदि m से मल्टीप्लाई किया जाए तो ऐसे हो जाएगा m के e इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। हम डायरेक्टली m स्क्वायर कर दिए। किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? क्योंकि पहले से एक m था, एक और m आ जाएगा तो m इंटू m क्या हो जाएगा? m क्यूब m स्क्वायर। गुड। ठीक है। अब हम लोग इसको इधर भेज देते हैं 2 को। तो ऐसे बोल सकते हैं कि m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 2m के e। ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के e। ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं एकदम। अब आगे देखो, यहां से आ जाएगा mv स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर अगर हटाओगे तो ये इधर रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा? 2m के e आएगा कि नहीं आएगा? बाबू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा निकालने का फॉर्मूला h बाई mv होता है कि नहीं होता है? तो mv निकालने का फॉर्मूला h बाई लैम्डा होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब तुम सोचो, mv के जगह में h बाई लैम्डा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे mv के जगह में h बाई लैम्डा इज इक्वल टू रूट अंडर 2m के e। ये सारा खेल हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग क्या निकाल सके? डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके टर्म में? काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो लैम्डा निकालना तो उसको उधर भेज दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ? h बाई रूट अंडर 2m के e। यानी अगर तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट अंडर 2m के e। बोलो बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये फॉर्मूला तुम कब यूज करोगे? ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब तुमको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? अब देखते हैं एक सवाल आराम से। देखो, अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ अल्फा पार्टिकल। किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है? जिसका काइनेटिक एनर्जी है 5 इंटू 10 का पावर माइनस 8 जूल। क्या है बताओ? 5 इंटू 10 का पावर माइनस 8 जूल।
तो तुमको यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है जो कि है 5 इंटू 10 का पावर -8 जूल। यही है। अब हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका निकालना है जी बताओ तो? अल्फा पार्टिकल का, यानी मास भी हमको किसका रखना पड़ेगा बताओ? अल्फा पार्टिकल। अब सब कोई को पता है अल्फा पार्टिकल किसको कहते हैं जी? He2+, इसी को कहते हैं ना। अब एक अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है तो तुमको पता है, हम लोग एटम में एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एटॉमिक मास यानी एक एटम, ग्राम एटॉमिक मास यानी क्या होगा? 1 मोल एटम। तो इसका एक एटम का मास 4 AMU होता है कि नहीं होता है? तो 4 को AMU को अब ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे याद है? 1.66 इंटू 10 का पावर -24, यही ना। ई कन्वर्ट हो गया ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको और 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तो यहां पे इसका मास कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 इंटू 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -27 होगा कि नहीं होगा? चलो 10 का पावर -27, और यूनिट यहां पे क्या लिख लेंगे सर बताइए? केजी। यही तुम्हारा मास ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल हो गया। अब अगर तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m ke होगा या नहीं होगा? तो लैम्डा इज इक्वल टू, अगर h का बात करोगे तो h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 का पावर -34 होता है कि नहीं होता है? अब √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल के जगह में क्या लिखोगे बता तो? 4 इंटू 1.66 को याद है हम क्या लिखना सिखाए थे? क्या लिखना सिखाए थे? 10 बाई क्या लिखना सिखाए थे? 6, यही लिखना सिखाए थे ना। 10/6 इंटू, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 10 का पावर क्या बताओ? -27। अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब तुम सोचो, इस 10 को अगर हटा दोगे तो 10 का पावर -26 होगा कि नहीं होगा? अब जो कटने लायक है उसको काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, होगा या नहीं होगा? अब यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 6.63, हाँ काइनेटिक एनर्जी भी रखना है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना है? 5 इंटू 10 का पावर -8, यही है ना, ठीक है। अब देखो कुछ और कैंसिल होने लायक है तो रहने दो अभी। 6.63 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा? -34। अब यहां से रूट के अंदर में सॉल्व करो इसको। अब अगर हम रूट के अंदर में सारा को सॉल्व कर ले तो ये 4 जो है इसको अभी रहने देना, 4 को रहने दो। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो 10 का पावर -26 हो जाएगा। 10 का पावर -26 इंटू 10 का पावर -8, तो ऐड हो जाएगा मगर पावर माइनस में ही रहेगा। तो 26 में 8 ऐड करो तो 4 इधर आ जाएगा, 4 34 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे आ जाएगा इंटू 1/3 इंटू, ठीक है, यहां पे तुम्हारा आ जाएगा क्या? 5 है, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा 10 का पावर क्या? -34। अब देखो रूट से आसानी से कौन कौन बाहर हो सकता है? तो ये 4 आसानी से बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 4 2 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 का पावर -34 को हम क्या लिख सकते हैं? 17 दूनी 34 होता है ना, तो 10 का पावर -17 का पावर 2, यानी रूट से ये 10 का पावर -17 बाहर हो जाएगा। तो सोचो क्या बच रहा है? अब बच रहा है लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 का पावर -34। यहां पे तुम्हारा बच जाएगा 2 बाहर हो रहा है, 10 का पावर -17 बाहर हो जाएगा, वही बाहर हो रहा है ना। और रूट के अंदर में अब क्या रह जा रहा है? 5/3, यही रह रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहां से अगर तुम बात करोगे तो ये कट जाएगा तो 10 का पावर क्या बचेगा? -17, यही बचेगा ना। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 3.315 इंटू 10 का पावर -17, ठीक है। और इसको अगर तुम रूट से बाहर कर ही देते हो, 3 1 जा 3, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी 1.66। तो 1.66 रूट से बाहर हो आकर के क्या होगा बताओ ना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 के आसपास ही होगा ना, ठीक है, या 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। 1.66 को इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, सोचो, ठीक है। अगर हम बात करें तो 0.8 इंटू 0.8 कर लेते हैं तो 8 8 जा क्या आ जाएगा? 64, यानी 0 पॉइंट क्या आ जाएगा? ये ज्यादा हो जाएगा, 1.1 अगर कर ले, ठीक है। 13 का रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है ना, ठीक है। तो 1.3 कर लेंगे और 1.3 कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये आ जाएगा कितना?
169 आएगा, तो 1.69 आएगा ना, ठीक है। तो अप्रोक्स अगर उसको तुम रूट से बाहर कर भी देते हो तो ये तुम्हारा कितना आने वाला है, अप्रोक्स अगर 1.3 के आसपास आ जाएगा या 1.2 के आसपास आ जाएगा, यानी हम लोग इसको 1.3 मान लेते हैं। अब इसको तुम जो भी है कैंसिल कर लेना, तुम्हारा आराम से लैम्डा आ जाएगा। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछना होगा ना तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रूट से बाहर निकालने के लिए नहीं देता है। मेन बस तुमको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी दे करके कभी भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट अंडर 2m ke। कभी कभी तो यही फॉर्मूला डायरेक्टली तुमसे पूछ लिया जाता है। बात समझे या नहीं समझे? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और होना चाहिए था, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करोगे, हम हिंट देते हैं। क्या बोला है? कैलकुलेट रेशियो, क्या निकालने बोल रहा है? ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटोन, यानी यहां पे तुमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने बोला है। किसका किसका? अल्फा पार्टिकल और प्रोटोन का, ठीक है। अगर इनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 1:4, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है? 1:4। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एकदम आसान से है। तो हमको यहाँ पे वेवलेंथ का रेशियो निकालने बोला है, किसके किसके बीच का? तो यहाँ लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटोन, यही निकालने बोला है ना। अब बताओ, सोचो अगर तुमको लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना हो और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो h बाई रूट अंडर 2m ke, ठीक है, ke, और ये ke किसका होगा बता तो? अल्फा, यही होगा ना जी, h बाई रूट अंडर 2m ke ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसी प्रकार से प्रोटोन के लिए अगर करोगे तो h बाई रूट अंडर 2m ke ऑफ प्रोटोन, होगा या नहीं होगा? अब तुम बताना, ये h और h यहां से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहां से लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू, ये तुम्हारा आ रहा है क्या? रूट अंडर, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? 2m ke ऑफ क्या है बताओ? प्रोटोन, बाय रूट अंडर 2m ke ऑफ क्या है बताओ? अल्फा, यही है ना। अब तुम सोचो यहां से ये डायरेक्टली ये और ये कटेगा कि नहीं कटेगा? तो तुम्हारा बच क्या रहा है? लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटोन बाय अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या बताओ? अल्फा पार्टिकल, यही ना, ठीक है। अब यहां पे तुमको दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है। देखो अगर इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो तुमको क्या दिया हुआ है बता तो? 1:4, यही दिया हुआ है ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 1:4, किसका किसका दिया हुआ है जी बताओ तो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ कौन सा पार्टिकल? अल्फा, बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या? प्रोटोन, ठीक है। इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है 1:4। इसका मतलब यहां पे तुम नहीं बोल सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो कितना होगा? 1, और प्रोटोन का कितना होगा? 4। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब यहां से तुम इजीली लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटोन का रेशियो निकाल सकते हो। बताओ प्रोटोन के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा? 1। अरे इस पूरे नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं बताओ ना, रूट अंडर 4/1, हाँ या ना, क्योंकि दोनों के पास में रूट है ना। अब तुम सोचो इसको रूट से अगर हम निकाल दें तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटोन क्या हो जाएगा बताओ जरा? 2:1 आएगा या नहीं आएगा? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था या नहीं था? बस हम लोग को फॉर्मूला रखना था। तो ये भी तरह का तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारा कहानी था तुम्हारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। बोलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो चलो इसको अभी कर लेते हैं थोड़ा सा सेव, और इसके बाद हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जो कि है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बात समझ आया ना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे उसको।